हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी ध्यान दे दिए होंगे। आपको पता है कि हम आपको साइंस का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जितने भी एग्जाम में आए हैं, जैसे रेलवे का, एनटीपीसी का और भी एसएससी वगैरह एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, आपको हम डिटेल में भी करवाते हैं और वन लाइनर में भी करवाते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें वन लाइनर आपको करवाने वाले हैं। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर आइए और प्लेलिस्ट में अवश्य आप चेक कीजिए। वहाँ पे आपको मिलेगा डिटेल में 10 क्वेश्चन को हम 50 मिनट में सॉल्व करवाते हैं। एक क्वेश्चन के पीछे 5 मिनट टाइम देते हैं और उसको इतना डिटेल में बताते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और इसका डिटेल विश्लेषण देखिए। इसमें वन लाइनर है, इसको हम 15 या 16 मिनट में कंप्लीट कर देंगे आपको बता के। तो आपको डिटेल देखना है तो वहाँ पे आप अवश्य जाइए। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी को इसका पीडीएफ लेने में दिक्कत होता है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल मेरा है पिंटू क्लासेस पटना, उसको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं से आप हमारा फेसबुक पेज, हमारा व्हाट्सअप, जितने भी हमारे ग्रुप हैं 5-6, वो सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हम करवाते हैं और आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज आपको पता है कि कुछ हम आपको हेडिंग में दे दिए, आपका थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। तो यही सब हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में और एक A to Z बताएं कि एक क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में आया था उसके बारे में बताएंगे, ताकि आपका जिज्ञासा बढ़े पढ़ाई करने में। आइए देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने का काम करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। समभारी का मतलब क्या होता है? जिसमें वजन बराबर हो, जिसमें भार बराबर हो, तो किसकी संख्या समान होती है? तो इसमें नाभिक की संख्या बराबर होती है। किसकी संख्या बराबर होती है मेरे दोस्त? नाभिक की। आपको पूछेगा क्वेश्चन, समभारिकों में नाभिक की संख्या एक समान होती है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 थर्ड शिफ्ट में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो नर सेक्स में पाया जाता है, जैसे कि पुरुष में पाया जाता है। इसको बोलता है कि कहाँ से इसको संश्लेषित किया जाता है, इसको कहाँ से बनता है ये? तो ये बनता है विरसन से। कहाँ से बनता है मेरे दोस्त? विरसन से बनता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि नर हार्मोन है। कहेगा आपको ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो नर हार्मोन है कि ये मादा हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो नर हार्मोन है और ये पुरुष के विरसन से संश्लेषित होता है। मतलब पुरुष के विरसन से इसका निर्माण होता है। संश्लेषित का मतलब होता है निर्माण होना। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड नंबर है कि पौधों में ब्लैंक स्पेस अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में पौधों में क्या चीज का ऑप्शन होगा? तो देखिए वाष्पोत्सर्जन होगा। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। जब किसी पेड़ पौधे से वाष्पोत्सर्जन होगा, जब उसका जल ऊपर उड़ेगा तभी तो नीचे से पानी ऊपर उठेगा कि भैया ऊपर में पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो जड़ से पानी ज़्यादा जाएगा। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी तो जड़ से पानी कम जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक और पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लैंक स्पेस की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। इसका ऑप्शन नहीं है लेकिन हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है मेरे दोस्त? विद्युत धनात्मक होती है। यही आपको पूछेगा धातु की जगह में कि अधातु की प्रकृति कैसी होती है। अधातु की प्रकृति कैसी होती है मतलब कि नॉन मेटल की प्रकृति कैसी होती है? तो नॉन मेटल की प्रकृति होती है नेगेटिव। और यहीं पे आपको पूछ देगा कि अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। नोबल गैस बोलेगा आपको कि नोबल गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो आप आसानी से बोल दोगे कि नोबल गैस में ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, वो होता है न्यूट्रल। आपको यहीं से पूछ देगा कि नोबल गैस का नाम कुछ बताइए। जैसे आपको हम बता देते हैं, पहला नोबल गैस आपका हीलियम है, दूसरा नोबल गैस आपका नियोन है, तीसरा नोबल गैस आपका आर्गोन है, उसके बाद आपका क्रिप्टन है, उसके बाद जेनॉन है, उसके बाद रेडॉन है, इसी तरह करके एक और है ऑर्गेनाइजेशन है।
ये सब जो आपका है ये आपका है नोबल गैसों की संख्या। तो इसका आपको पूछेगा कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, मतलब एटॉमिक नंबर। नियॉन का इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ आर्गन में फिर 10 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, क्रिप्टन में फिर 18 में 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36, और यहाँ से फिर 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 54, और आपका रेडॉन में फिर यहाँ जोड़ेंगे 32, 54 में जोड़ेंगे 32 तो हो जाएगा 86, और यहाँ से फिर हम 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 8 8 3 11 और 118 हो जाता है। तो इसका परमाणु क्रमांक भी आपको पूछता है। तो परमाणु क्रमांक निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, पहला का 2, फिर दूसरी कक्षा में इसमें 8 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 3 कक्षा जब कंप्लीट होता है फिर 18 18 जोड़ना स्टार्ट होता है। यहाँ से 18 जोड़ेंगे 36, 36 में 18 जोड़ेंगे 54, 54 में फिर आपका फिर 2 कक्षा में चलता है आपका 18 18, और फिर यहाँ से हम 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86, और 86 में 32 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 118। पीरियोडिक टेबल के बारे में जब आपको डिटेल से बताएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त क्या होता है, सारणी क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, इस तरह से जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए पूछता है वो भी आपको वहाँ बताएंगे, तो आप उसे आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में क्या अंडप में उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, सीधा आंसर आपको हम पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा बीजांड। बीजांड जो है सो अंडप में उपस्थित होता है। कोई भी अंडा के अंदर, मतलब कोई भी, जैसे आप आम का गुठली लेते हो या जामुन का गुठली लेते हो या किसी भी चीज का गुठली लेते हो, तो उसके अंदर में उसके ऊपर में सबसे पहले ये होता है अंडप, और अंडप के जो अंदर में भाग होता है, अंडप के अंदर का जो भाग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बीजांड। क्या इसे बोलते हैं दोस्त? इसे हम लोग बोलते हैं बीजांड बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए, आपको फिर से बता दें कि इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से इसका पीडीएफ लीजिए और आप पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए। और नंबर 2 आपके पास कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको दिल से बताते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक इस तरह का एनर्जी क्रिएट होता है जिसे बताना, मतलब मुंह से बताना इम्पॉसिबल होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन को बढ़ाइए नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। देखिए आगे क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए ब्लैंक स्पेस भाप के साथ अभिक्रिया करती है, तो इसका सही उत्तर होगा आयरन। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए, धातु ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ आपका रहेगा मेटल और मेटल के साथ आपका जुड़ जाएगा ऑक्साइड। जैसे आपको इसी का एग्जांपल है भैया आयरन ऑक्साइड। क्या? आयरन ऑक्साइड। आयरन एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्त? आयरन एक प्रकार का है धातु। इसमें जब ऑक्साइड जुड़ गया तो ये बन गया आयरन ऑक्साइड। तो वही बोल रहा है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन को भाप के साथ क्या करना पड़ता है भैया? अभिक्रिया करना पड़ता है। किसके साथ? भाप के साथ, वाष्प के साथ। किसको अभिक्रिया करना पड़ता है? आयरन को आप समझो कि इसका परमाणु इसका जो संकेत होता है वो होता है Fe और इसका परमाणु क्रमांक होता है भैया 26। अगर आपको पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, पहली कक्षा में 2 जाएगा, उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 जाएगा, फिर तीसरी कक्षा में 8 जाएगा, तो 2 और 8 18, 2 और 8 10, 10 और 8 18, और फिर तीसरी कक्षा में भी कितना आएगा भैया? 8 आएगा। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 2 8 8 6 8 24 और 2 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं आगे। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि बाहरी कक्षा में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाहरी कक्षा में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये रूल कहता है केमिस्ट्री में कि किसी भी तत्व का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते समय आपको ध्यान रहे कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन को भाप के साथ क्या करना पड़ता है? अभिक्रिया करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 25/9/2018 थर्ड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है। अब बगल में देखते जाएंगे कब कब ये क्वेश्चन आया है। आज हम आपको तो 25/9/2018 का ही क्वेश्चन बनाए हैं, अगला दिन इससे आगे का क्वेश्चन डालेंगे और डिटेल में आपको साइंस पूरा बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर बता दिए, लेकिन आप समझो कि क्यों इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बता दें कि एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 13। और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा भैया 2, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा भैया 8, और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 3। तो देखो 2 और 8 10, 10 और 3 13 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 8 3। तो बोल रहा है कि किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस। क्या बोलते हैं? वैलेंस। और इलेक्ट्रॉन को तुम लोग भैया इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। तो आपको बोल रहा है किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्युमिनियम में होते हैं 2 8 3। आपको पता नहीं है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला जाता है, तो आपको बता दें एक फार्मूला आपको याद रखना है 2n² का। 2n² का एक फार्मूला आप याद रखेंगे। यही फार्मूला से आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलता है। जैसे कि आपको बोलेगा कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ये है आपका फर्स्ट कक्षा, ये है आपका फर्स्ट कक्षा, ये है आपका भैया सेकेंड कक्षा, और ये है आपका थर्ड कक्षा। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। n के जगह में एक, ये जो आपका n है, ये n को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ सेल। इस n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ सेल। तो अगर हम पहली कक्षा में देखना चाहें कि कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, तो पहली कक्षा के लिए क्या है, n का जगह में हम एक वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 गुणे 1 का करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। अगर हम देखना चाहें कि दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे करेंगे क्या कि n के जगह में 2 बैठाएंगे और 2 का करेंगे स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो दूसरी कक्षा में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है मेरे दोस्त, 8 हो सकता है। अगर हम बात करें कि तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है हाईएस्ट, तो यहाँ पे 2 का तो 2 बैठाना फार्मूला में जिस तरह से, वही यहाँ पे 2 बैठा दिए। लेकिन ये जो n का वैल्यू है, इस n का वैल्यू जिस पर आपको ये पीला कलर का हाईलाइटर दिख रहा है, इस पर हम 3 वैल्यू बैठाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 दूना 18। तो इसी तरह से आपको निकालना पड़ता है इस फार्मूला पे। अगर हम तीसरा कक्षा आपको बोला जाए कि भैया चौथा कक्षा निकालो, तो यहाँ पे 4 बैठाओगे तो 4 चक 16, 16 दूना 32। तो मैक्सिमम चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को निकाला जाता है। और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर होता है 13, और इसका हम लोग निकालते हैं 2 8 3। तो ये हो जाता है आपका इसका बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा कि जिस भी तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक बाहरी कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, वह तत्व क्या होता है, वह तत्व धातु होता है, मेटल होता है, या अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, या फिर वो कुछ भी नहीं होता है, नोबल गैस होता है। तो आपको बता दें कि किसी भी तत्व के अगर बाहरी कक्षा में 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे, तो ये होता है आपका मेटल। क्या होता है मेरे दोस्त, ये आपका होता है मेटल। लेकिन अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में आपका 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा नॉन मेटल। क्या होगा मेरे दोस्त, नॉन मेटल। लेकिन अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितना इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो जो तत्व होता है वो होता है आपका नोबल गैस होता है। क्या होता है, नोबल गैस होता है। तो ये 3 पॉइंट आप फोकस करेंगे। 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया तो वो मेटल कहलाता है, मतलब धातु। 5 6 7 आए तो वो हो जाता है नॉन मेटल, और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे अगर 8 आ जाए पूरा पूरी, तो ये हो जाता है नोबल गैस। जैसे एग्जांपल में आपको नोबल गैस में क्या देते हैं, हेलियम। तो इसमें देखो एक हेलियम जो इसमें है भैया एक्सेप्शन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 ही होता है। लेकिन हेलियम के बाद आगे जब आएगा, यहाँ पे आता आगे इसके बाद नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है भैया 10, और इसका अगर हम
निकालें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो करेंगे हम 2 और 8। तो 2 और 8 हम किए तो देखो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आया ना, तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे नोबल गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोबल गैस। इसका एग्जाम्पल क्या है? हेलियम, नियोन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिज्म। बस इतना ही तो है आपका ये नोबल गैस। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि धारा प्रवाहित करने के लिए वो धारा नहीं जो नदियों में धारा बहती है मेरे दोस्त, वो धारा का यहाँ पे बात किया जा रहा है जो किसी बिजली के तार में चलता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि धारा, मतलब धारा को हम लोग इंग्लिश में करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट। जो आप जिससे बल्ब और बिजली वगैरह चलाते हो, मतलब जिससे कि आप लाइट वगैरह जलाते हो, उसे हम लोग बोलते हैं धारा शुद्ध हिंदी में, और शुद्ध इंग्लिश में उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो बोल रहा है कि धारा प्रवाहित करने के लिए, धारा का फ्लो करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को हम लोग क्या कहते हैं? तरल का मतलब वो जो लिक्विड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं भैया इलेक्ट्रोलाइट। अब जब आप बैटरी को खोलते हो, किसी भी बैटरी को, जिससे आप घर में इन्वर्टर वगैरह रखे होंगे तो आपको पता होगा, तो उसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट लगा रहता है। जो क्या होता है? वो होता है एक प्रकार का तरल पदार्थ, एक प्रकार का लिक्विड होता है। तरल का मतलब आप समझने का प्रयास करो, इसे हम लोग बोलते हैं दोस्त लिक्विड। इसे क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। तो एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसी के वजह से क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और जिससे करंट का प्रवाह होने स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? चूना जो घर में आप पोचाड़ा वगैरह करते हो, उस चूना का बात किया जा रहा है। क्लोरीन एक प्रकार का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ये एक प्रकार का क्या है? हैलोजन है। क्या है? हैलोजन। अभी हैलोजन के बारे में आपको बताएंगे, हैलोजन किसे बोलते हैं। तो बोल रहा है कि चूना जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करे मेरे दोस्त, तो फिर क्या वो बनाएगा? तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि CaO2 फॉर्मूला होता है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। जब बोल रहा है कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जैसे CaOCl2। अब बात करें यहाँ पे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको एग्जाम में पूछ दे तो आप कहोगे भैया पहली कक्षा में 2 जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 जाएगा, तो 8 और 2 हो गया 10। तो तीसरी कक्षा में कितना बचेगा यहाँ पे 7। आपको पूछेगा मेरा दोस्त कि आप बताओ कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो इसका एटॉमिक वेट होता है 35। कितना होता है? 35। एटॉमिक वेट क्या होता है कि जितना भी इसका एटॉमिक नंबर रहेगा उसका डबल अक्सर एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है। तो देखो यहाँ पे इसका 17 है ना एटॉमिक नंबर, तो इसका डबल से थोड़ा सा ज्यादा है 35। 17 दूना 34 और 1 35, इसका डबल से थोड़ा सा ज्यादा है क्या? क्लोरीन का एटॉमिक वेट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानेंगे कि 2 8 7 है, और ये एक प्रकार का कह सकते हो आप हैलोजन है। हैलोजन किसे बोलते हैं? किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो, किसी भी तत्व का आप जितने भी 118 तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी हैं, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो और अगर लास्ट में अगर मतलब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 7 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसे हम लोग हैलोजन बोलते हैं। जैसे आपका फ्लोरीन इसमें सबसे पहला हैलोजन है, उसके बाद आपका क्लोरीन है, उसके बाद आपका ब्रोमीन है, उसके बाद आपका आयोडीन है। ये जो आपका 4 है एक कॉमन है, आपको याद रखना ही है। फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9 और क्लोरीन का होता है आपका 17 और यहाँ पे आपका ब्रोमीन का होता है 35 और यहीं से आपका आयोडीन का होता है 53। इस सब का अगर आप कल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो ये श्योर है कि इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा और ये एक प्रकार का हो जाता है
इसको हेलोजन इसको बोलते हैं। एक प्रकार क्या हो जाता है, हेलोजन हो जाता है। अब देखो इसका हम करके दिखाते हैं आपको फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहली कक्षा में 2 जाएगा, आप सभी जानते हैं 2n² का फॉर्मूला से। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दूसरी कक्षा में कितना और जाएगा, 7 जाएगा, तभी तो 7 और 2 मिला के 9 होगा। फिर देखते हैं हम आपका क्लोरीन का भी बता दिए कि 2 8 7 होगा। अब देखते हैं ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके। तो पहली कक्षा में भैया 2 जाएगा, कन्फर्म है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2n², तो 2 दूना 4 दूना 8, तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा में जाएगा भैया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ के देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन टोटल होता है। तो 18 और 8 26, 26 और 2 28, टोटल हो गया 28 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ब्रोमीन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 35। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है आपका, ये जो 7 आपका है, ये है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, अब बढ़ते हैं लोग आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, निम्न में कौन सा कारक वाष्पीकरण के दर को कम करता है। जो वाष्प होता है, जो समुद्र से पानी बहता है, जो पेड़ पौधों के पत्तियों से जो पानी निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन इसे बोलते हैं। अगर इसमें आपको इंग्लिश पूछा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब देखते हैं इसका ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, बार बार मैं मिस कर जाऊँ। अगला बार जब लिखेंगे तो आपके लिए ऑप्शन भी लाया करेंगे। तो यहाँ पे होगा नमी। नमी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेट। नमी वैसे जगह को बोलते हैं जो दलदल होता है, जहाँ पे पानी का अंश बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बरसात के दिन में आप देखोगे तो हर जगह नमी नमी ही आपको नजर आएगा। तो नमी वैसे जगह को बोलते हैं जहाँ पे थोड़ा दलदल टाइप का होता है, जहाँ पे पानी का अंश थोड़ा ज़्यादा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं नमी। अब आपको एक क्वेश्चन में पूछ देगा कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, नमी दिवस कब मनाते हैं। तो वेटलैंड डे भी आपको याद रखना है। आपको पता है कि हम सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं आपको। तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है वेटलैंड डे। क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे। वेटलैंड का मतलब होता है, वही आपको बताएं, जो पूरे दलदल जगह को बोलते हैं जहाँ पे पानी का अंश ज़्यादा होता है। तो बोल रहे कि निम्न में कौन सा कारक वाष्पीकरण के दर को कम करता है। तो एकदम राइट है कि नमी जो है, वेट है, वो वाष्पीकरण के दर को कम करता है। जैसे बरसात के दिन में आप देखोगे तो वाष्पीकरण का दर कम होता है, उसमें हर जगह नमी रहता है। लेकिन यही गर्मी के दिन में देखोगे तो वाष्पीकरण का दर बहुत ज़्यादा होता है। आपका शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पसीना वाष्पीकरण हो जाता है और आपको बार बार प्यास लगता है। आप देखोगे हम पानी भी यहाँ लेके आपको रखे हैं, क्योंकि अब गर्मी का दिन आ चुका है। गर्मियों के दिन में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और ठंडी के दिन में या फिर बरसात के दिन में वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो क्यों घटती है, क्योंकि उस समय जमीन के अंदर में नमी रहता है, अगल बगल के एरिया में नमी रहता है, इसी वजह से उस समय वाष्पीकरण का दर घट जाता है। तो सबसे मेन कारक क्या है वाष्पीकरण के दर को घटाने का, तो वो है हमारा नमी। क्या है मेरे दोस्त, नमी। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। किसी दोलक द्वारा दोलक आपको हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले फिजिक्स के चैप्टर में, जिसमें आपको आवर्तकाल पढ़ा रहते हैं कि एक लड़की जब झूला पे झूलती है तो उस पर आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ती है। जब लड़की झूला पर झूलते झूलते ऊपर खड़ी हो जाती है तब उस दोलक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब लड़की खड़ा होकर झूला पर झूलती है और अचानक बैठ जाती है तब झूला पे क्या प्रभाव पड़ता है। झूला जो झूलती है किस समय उसका सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होता है। ये सारे आपको हम बता चुके हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट तो जाइए सही, वहाँ पे आप खोजिए तो सही, आपको इतना डिटेल में मिलेगा कि उसका एक्सप्लेन हम आपको मुझ से नहीं कर सकते हैं। अब देखो, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। दोलक का मतलब क्या हुआ, दोलक इस तरह से रहता है। देखो दोलक किस तरह से रहता है दोस्त, इस तरह से। यहाँ पे कोई डंटा है, इसमें बांध दिया और ये आपका रस्सा ये इसमें कुछ पत्थर बांध दिया। एक बार ये इधर जाता है और एक बार ये इधर जाता है। तो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया। तो इतना एक चक्कर पूरा लगाने में जो इसको समय लगता है, इस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस समय को हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इस समय को बोलते हैं हम लोग आवर्त। आवर्त को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पीरियड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, पीरियड बोलते हैं। अब देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। फुलेरीन किसका अपरूप है। अपरूप का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज का अलग अलग रूप, एक ही चीज का अलग अलग रूप क्या कहलाता है भैया,
अप्रूप कहलाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बोल रहा है कि जो फुलेरिन है, ये फुलेरिन किसका अप्रूप है? ये अप्रूप है कार्बन का। आपको बता दें कि कार्बन का ही एक अप्रूप होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? कार्बन का ही अप्रूप होता है एक ग्रेफाइट। तो कार्बन के 2 अप्रूप आपको याद रखना है। एक जो क्वेश्चन में आपको पूछा है फुलेरिन, ये भी कार्बन का अप्रूप होता है, और एक यहाँ आपका ग्रेफाइट, ये भी आपका कार्बन का अप्रूप होता है। तो कार्बन के 2 अप्रूप फुलेरिन और ग्रेफाइट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होगा? कॉपर सल्फेट का सबसे पहले आप जानो कि इसका जो होता है आपका केमिकल फार्मूला, वो क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो आपका केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CuSO4। क्या होता है मेरे दोस्त? CuSO4 होता है। अब बात करते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिला दें। अगर इसमें हम जिंक मिला दें, इसमें क्या मिला दें मेरे दोस्त? इसमें अगर हम लोग जिंक मिला दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जब इसमें लोग जिंक मिला दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये रिएक्शन कर जाएगा जिंक से। कौन? ये SO4 जो है, ये जो SO4 है इस पर होता है भैया 2 प्लस चार्ज, और ये Cu है इस पर होता है 2 माइनस चार्ज। SO4 पर होता है 2 प्लस चार्ज और Cu पर होता है 2 माइनस चार्ज। तब ये जो आपका Zn है इस पर होता है यहाँ पे CuSO4 ZnSO4। तो यहाँ पे जो एक सेकंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। Cu पर होता है भैया 2 प्लस चार्ज, और यहाँ पे SO4 पर होता है 2 माइनस चार्ज, और ये Zn पर होता है 2 प्लस चार्ज। तो ये Zn और ये SO4, इसका देखो, अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेगा और उधर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रहेगा तो वो दोनों सट जाता है। जैसे अगर एक लड़की रहेगा तब वो एक ही लड़का के पास जाना चाहेगी, और अगर एक लड़का रहा तो वो एक ही लड़की के पास जाना चाहेगी। आप समझो कि लड़की के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और लड़का के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक लड़की और एक लड़का मिल के मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? रिएक्शन करेगा दोनों में। तो वही याद रखो कि Zn एक प्रकार का लड़का है और SO4 एक प्रकार की लड़की है। लड़की के ऊपर 2 माइनस चार्ज है और लड़का के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो दोनों जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4। क्या बनाएगा मेरे दोस्त? ZnSO4। और ये जो कॉपर है, ये कॉपर आपका आ जाएगा बाहर। तो बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, विलयन का मतलब होता है एक घोल में अगर जिंक को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो आपका बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट को इंग्लिश में लिखना चाहें तो ZINCSULPHATE, क्या? जिंक सल्फेट बनेगा। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन आपका 25/9/2018 रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। जब हम इससे बाद का सेशन लेंगे तो उस समय जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे रेलवे एग्जाम में वो सारे आपको करवाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।